नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 किया था। नाउ आई वेलकम यू टू चैप्टर 5 विच इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, यानी धरती के वो हिस्से जिसकी रचना में जो बहती हुई जलधारा है, जो बहती हुई पानी है, उसका असर कहीं ज्यादा है बाकी अन्य कारकों के बनिस्बत, यानी अन्य कोई जो और कारण है जैसे विंड इफेक्ट हो गया या कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट हो या केमिकल इफेक्ट हो, ऐसे किसी इफेक्ट के कंपैरेटिव जो रनिंग वाटर का इफेक्ट है उसका जो असर है वो साफ तौर पे उस रचना पे, उस लैंडफॉर्म पे आपको दिखे। दोज वेरी लैंडफॉर्म्स आर कॉल्ड एज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। अब ये जो जलधारा है, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ होती है, कहाँ है जो ये रनिंग वाटर बेसिकली आ जाता है? भाई साहब, स्टार्ट कहाँ होता है? देन इट्स ऑल स्टार्ट्स विद द रेन। तो भाई साहब, बरसात ने बना दी नदी, पाकिस्तान वाला बरसाती नाला नहीं, ओरिजिनल नदी। पर ये जब रिवर सिस्टम स्टार्ट होता है देन इट हैज मेनी फॉर्म्स, काफी सारे इसके फॉर्म्स होते हैं, जैसे रिविलेट्स हो गए या ब्रूक्स कह लीजिए या स्ट्रीम या ट्रिब्यूटरीज। ये सब किसी ना किसी प्रकार की जलधारा है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये बेसिक थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। रनिंग वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डेन्यूडेशन अराउंड द ग्लोब। दुनिया भर में जो इरोजन हो रहा है, जो डेन्यूडेशन हो रहा है, रनिंग वाटर एक बेहद मेजर कॉज प्ले करता है। अब आप इस रनिंग वाटर को मल्टीपल फॉर्म्स में देख सकते हैं। कहीं ये रनिंग वाटर रनिंग आइस का फॉर्म ले लेता है, पढ़ाई है हाउ आइस स्कॉर्ज द लैंड, किस तरह से एक बहती हुई जो आइस की रिवर होती है वो जमीन को किस तरह से खोद के अलग करने का काम करती है। फिर ये रिवर सिस्टम तो बनाता ही है, मैंने पीछे बताया है। ऑल्सो सी वेव्स जो होते हैं, यानी समुद्र के जो वेव्स होते हैं, उनको भी कैटेगराइज किया गया है अंडर द रनिंग वाटर इटसेल्फ। और इसके शक्ति को समझना है तो धरती के सबसे इंपॉर्टेंट डेन्यूडेशन एजेंट में रनिंग वाटर आता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी। कहीं भी किसी न किसी फॉर्म में रनिंग वाटर का इफेक्ट देखा ही जाएगा, चाहे वेव्स हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे वो विंड में ही जो मॉइस्चर है वही क्यों ना हो, वो जो विंड भी अपने साथ मॉइस्चर लेके कैरी कर रहा है, तो एक रनिंग वाटर को ही वो लेके जा रहा है। एंड द इफेक्ट ऑफ वाटर विल बी सीन वेयर एवर इट विल बी लीविंग दोज मॉइस्चर्स अराउंड इट। यानी वो जो हवा है अपने साथ जो पानी के कण लेके जो वो आगे बढ़ रहा है, वो जहां भी उस पानी के कण को छोड़ेगा, उस पानी का इफेक्ट उस रॉक पे, उस जमीन पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में देखने को ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ रनिंग वाटर इज वेरी मच इफेक्टिव और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे धरती पे जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको क्रिएट करने में। उसके बाद भाई साहब, इस रनिंग वाटर का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी हो जाता है वो है रिवर सिस्टम। ऑब्वियसली रिवर्स हैं जो किसी भी फॉर्म में रनिंग वाटर के इफेक्ट को ज्यादा क्लियरली दिखाते हैं। तो रिवर्स की रचना आमतौर पे किस तरह होती है? कहीं स्प्रिंग है या कहीं कोई लेक है उससे निकला है, या कोई मार्शी रीजन है वहां से भी शायद कोई स्ट्रीम बह के आगे बढ़ रहा हो। बट आमतौर पे हम रिवर्स की जो इमेजिनेशन है, जो सोचते हैं, वो भाई साहब रिवर पहाड़ से ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? दिस इज हाउ वी इमेजिन एंड दिस इज हाउ वी सी एंड दिस इज हाउ मोस्टली हैपेंस ऑल्सो। आमतौर पे ऐसे ही होता है, बिकॉज इन अपलैंड रीजन बारिश होती है, आईसी कंडीशंस बनते हैं क्योंकि ऊंचाई पे है, बर्फ जम गया, आईसी पीक्स हो जाते हैं और वो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है एंड इट फॉर्म्स द स्ट्रीम्स विच फर्दर कन्वर्ट्स और विच फर्दर गेट्स डेवलप्ड एज अ रिवर और एज अ रिवर सिस्टम। अब बर्फ ने तो बना दी भाई साहब नदी, पर इस नदी को आगे बढ़ने के लिए चाहिए रास्ता, और ये रास्ता बनाएगा उसी जमीन को काट के जिस जमीन पे ये फ्लो करेगा। अब रास्ता बनाने में रिवर का ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हमें दाहिने तो दाहिने, बाएं तो बाएं ही जाना है। रिवर है, जिधर निकल लिए, और इस जिधर का उधर निकलने के प्रोसेस में रिवर क्रिएट सम अमेजिंग लैंडफॉर्म्स। मतलब जिधर गए उधर काट दिए। अब पत्थर के एरिया में गए तो कैनियंस बना दिए, मिट्टी वाले एरिया में गए तो मियांडरिंग शुरू कर दी, और ऑक्सबो लेक्स की रचना ये सब करते रहते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूविंग रिवर। ठीक है, ये हमारे आपके कंट्रोल से नहीं चलता, खुद का रास्ता बनाता है और बस प्रकृति को एक नया रूप रंग देता चलता है। अब आइए समझते हैं कि ये जब रिवर फॉर्म होती है तो मान लो हमने आमतौर पे देखा है जनरली फॉर्म्स फ्रॉम द अपलैंड रीजन। तो ये जो अपलैंड वाला एरिया है जहां से रिवर का स्टार्ट होता है वो कैचमेंट एरिया का काम करता है। एंड सिंस की अपलैंड है तो थोड़ा पीकी होगा, थोड़ा इसमें मतलब चोटी जैसा होगा माउंटेन का, तो ये वाटर डिवाइड का भी काम कर देगा। जहां स्ट्रीम्स कुछ इधर की ओर बह रही हैं, कुछ उधर की ओर बह रही हैं, तो वाटर शेड और वाटर डिवाइड का भी काम कर देता है। हम इधर निकल लिए तो रिवर गंगा हो गए,
थोड़ा हमने उधर घसका दिया तो यमुना जी आ गई। सो दैट्स हाउ द रिवर सिस्टम जनरली स्टार्ट्स। माउंटेनस रीजन्स जो है वो कैचमेंट एरिया का काम करते हैं, पीक्स जो है वो कैचमेंट एरिया का काम करते हैं। वहीं उस माउंटेन, उस पीक का जो क्रेस्ट है वो वाटर डिवाइड, वाटर शेड का काम कर देता है। अब इन द प्रोसेस ऑफ रिवर फॉर्मेशन, रिवर्स के शेप जैसे होते हैं, कई तरह के रिवर्स बन जाते हैं। आमतौर पे डेंड्रेटिक रिवर सिस्टम हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये इस तरह से आगे बढ़ता है मानो एक पेड़ का पूरा रचना कर रहा हो, जहां इधर ब्रांचेस हैं, उधर ब्रांचेस हैं, पेड़ बढ़ता जा रहा है, ब्रांचेस बढ़ते जा रहे हैं। सो द मेन रिवर फ्लोज लाइक अ ट्रंक, ट्री ट्रंक, और जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, दे स्टार्ट मेकिंग ब्रांचेस। तो इस तरह की जो रिवर सिस्टम है इसको डेंड्रेटिक सिस्टम कहते हैं। वहीं एक और रिवर सिस्टम बनती है जो ट्रेलाइज्ड या रेक्टेंगुलर ड्रेनेज कहते हैं। ये ट्रेलाइज्ड या रेक्टेंगुलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो जमीन है वो कहीं हार्ड है, कहीं सॉफ्ट है, और हार्ड और सॉफ्ट जमीन इस तरह से अपने साथ बैठा है कि ये 90 डिग्री पे रिवर सिस्टम को मोड़ने के लिए मजबूर करता है या कहीं उसी तरीके से रास्ता देता है। रिवर कोशिश करती है कि वो सॉफ्ट रीजन्स को काटे, ऑब्वियसली वाटर के लिए ज्यादा इजी होगा, और जो हार्ड वाला रीजन है उसके बगल से निकल ले। भाई हम सब करते हैं जिंदगी में, वी ट्राई टू फाइंड द इजी पाथ, जो कि इजीली हम कहीं पहुंच सके। शॉर्टकट, रोड पे शॉर्टकट, जीवन में शॉर्टकट, वी आर डूइंग दिस, देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट। इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम ऐसा नहीं करते हैं। मे बी सम ऑफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रियली पुल आउट दोज हार्ड स्टिक्स, दोज हार्ड माउंटेन्स, कि नहीं भाई चढ़ना है तो चढ़ना है। आई विश देम ऑल द बेस्ट, दे शुड कंटिन्यू दिस हैबिट। पर रिवर सिस्टम का क्या है कि पहले वो सॉफ्ट रास्ता देखेगा। इन द केस जब सॉफ्ट है ही नहीं तो हार्ड वाले को भी काट देंगे, क्या जाता है, आ जाओ। सो दोज काइंड ऑफ पैटर्न्स आर कॉल्ड एज ट्रेलाइज्ड या रेक्टेंगुलर, कि जहां रिवर सिस्टम जो है वो 90 डिग्री पे मतलब ज्यादातर ट्रैवल कर रही होती है। उसी तरह का जो उसके टर्न्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द जो उसकी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो उसी तरह से अलग होती हैं या उनसे जुड़ती हैं। दीज काइंड ऑफ रिवर सिस्टम्स आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर या ट्रेलाइज्ड। आइए अब ह्यूमिडिटी को देख लें, किस तरह से ह्यूमिडिटी जिम्मेदार है हमारे अर्थ को शेप या रीशेप करने में। आमतौर पे ह्यूमिडिटी केमिकल वेदरिंग को असिस्ट करती है, बट सीधा सीधा अगर कहीं इसका इफेक्ट देखना अगर आपको है तो एक माउंटेनस रीजन्स में इसका इफेक्ट काफी हद तक देखा जाता है, या स्लोपी रीजन है वहां भी। तो कई बार होता है कि जो पहाड़ का जो हिस्सा है वो मिट्टी से ढक जाता है, या कोई स्लोपी रीजन है उस पर अच्छी खासी मिट्टी जमा हो चुकी है। अब उस स्लोपी रीजन पे बारिश होती है या इनफ मॉइस्चर उस पे जमा हो जाता है, देन द सॉइल गेट्स वेट इनफ टू एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट, यानी वो एक फिसलन भरे सतह के तौर पे काम करेगी, क्योंकि नीचे जो पत्थर है वो चिकनी होती है, वो पथरीली है, वो मिट्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। और तब ये गीली मिट्टी जब उस पत्थर पे फिसलती है, उस पे जब वो नहीं ठहर पाने के कारण जब नीचे आ जाती है, तो वो एक नए ही तरीके के लैंडफॉर्म, नया ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि लैंडस्लाइड सा या फिर कहिए सॉइल क्रीप का एक प्रॉपर इफेक्ट आपको देता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्लीज आप रेफर करिए, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन। यहां हम रिवर की जो शक्ति है, जो रिवर की जो मूवमेंट की शक्ति है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। अगर रिवर स्ट्रॉन्ग करंट है उसमें, तो बड़े बड़े बोल्डर्स वो यहां से वहां तक शिफ्ट कर सकता है। तो ये जो मटेरियल शिफ्टिंग है हम इसी को समझेंगे, किस किस फॉर्म में करता है। तो रिवर एक फॉर्म में ये जो ऑब्जेक्ट्स की शिफ्टिंग करता है उसको सोल्यूशन कहते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो रिवर के पानी में घुल गए हैं, एकदम इतने फाइन है, इतने महीन है कि वो घुले हुए हैं, ऐसे मूवमेंट को हम मटेरियल इन सॉल्यूशन कहते हैं। जिसी लियोंग में इस तरह से रेफर किया गया है। उसके बाद जो आता है वो है मटेरियल इन सस्पेंशन, यानी सैंड हो गया, मिट्टी के टुकड़े हो गए, मिट्टी हो गया, ये सब रिवर के साथ बहता जाता है। ये ऐसा नहीं कि रिवर में घुल गया, बट इट फ्लोज विद द रिवर, यानी रिवर इसको अपने साथ कैरी कर रही है सस्पेंडेड फॉर्म में, उठाती है गिराती है, उठाती है गिराती है। सो दिस इज मटेरियल इन सस्पेंशन। वही एक है द ट्रैक्शन लोड, यानी तीसरा वाला जो है वो है ट्रैक्शन लोड की बात है। ये हो जाता है वैसे पार्टिकल्स जो रिवर उठा के नहीं ले जाती है, रिवर घसीट के उनको ले जाती है। बोला चल बे चल, तू घसीट के चल। दीज आर स्लाइटली हेवियर पार्टिकल्स, जैसे पेबल्स हो गए या छोटे छोटे बोल्डर्स भी हो गए। इनको रिवर जैसी उसकी मजबूत जलधारा है, जितना उसका स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो होगा, उस हिसाब से सर्टेन साइज या सर्टेन अमाउंट ऑफ ये जो ट्रैक्शन है वो अपने साथ कैरी करेगा।
आइए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं एंड इट इज अबाउट रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई साहब रिवर काटेगा तो रिवर उसको छांट के ले भी तो जाएगा। तो हाँ, रिवर जब इरोड करता है तो रिवर उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, जिस कारण आप देखते हैं कि आपके रीजन में अगर कोई रिवर बह रही है तो वहां से अलग मिट्टी रिवर के आसपास मिलेगी या कुछ अलग मिलता है, जैसे रेत मिलता है, बट आपके एरिया में रेत है नहीं कहीं, तो ये रिवर रेत ला कहां से रही है? रिवर के पास रेत है क्यों? सो रिवर इज ब्रिंगिंग इट फ्रॉम समवेयर, कहीं से वो रिवर लेके आ रहा है। और भाई साहब यही है रिवर ट्रांसपोर्टेशन। कमाल की बात तो भाई साहब ये है कि इस रिवर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी रिवर इरोजन कर रही होती है। जी हाँ, आइए कुछ टाइप्स जान लेते हैं। जैसे पहला है कोरेजन या अब्रेजन। ये फ्रिक्शन के कारण जो रिवर कटाई कर रही होती है वो है। इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक है लेटरल और एक है वर्टिकल। लेटरल कटिंग रिवर के द्वारा वो कटिंग है जो वो अपने साथ बाहर ही पत्थर या सैंड के टुकड़ों की मदद से रिवर के साइड्स वाले हिस्से को काटे, यानी रिवर यहां चौड़ा होने का काम कर रहा है, खुद को भाई फैला रहा है रिवर। दैट इज कॉल्ड एज लेटरल कोरेजन, और ये रगड़ रगड़ के किनारों को साफ कर रहा है। वहीं दूसरा है वर्टिकल कोरेजन, यानी ये जो वही पत्थर और जो सैंड के टुकड़े अपने साथ लेके जा रहा है, इसकी मदद से रिवर अपनी गहराई बढ़ा रहा है, यानी नीचे वाले हिस्से को काट रहा है, और नीचे वाले हिस्से को काट के और ये जमा करता है, यानी इनके पास और मटेरियल होगा, ये आगे जाके और कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रिवर अपनी चौड़ाई और अपनी गहराई फ्रिक्शन की मदद से बढ़ाती है, और ये फ्रिक्शन उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पैदा होता है जो वो ऑलरेडी अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर रही है। वही साइड में भी काटेंगे, वही नीचे भी काटेंगे। सो दिस इज हाउ रिवर सिस्टम डज ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इरोजन टू यूजिंग दोज वेरी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स। अगला है कोरोजन कह लो या सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि हमने पिछले चैप्टर में एक्चुअली ये पढ़ा था कि किस तरह से पानी जो है वो सॉल्वेंट का काम करते हैं, यानी अगर स्टोन में कोई ऐसा कुछ मटेरियल है जिसको पानी अपने साथ घोल ले और अपने साथ बहा ले तो रिवर या पानी वो काम वो करेगा। सेम थिंग रिवर हियर, अगर रिवर में कोई ऐसा स्टोन का टुकड़ा है या कोई रिवर ऐसी जगह से पास आउट कर रही है जहां जिस पत्थर के ऊपर से या जिस जमीन के ऊपर से वो क्रॉस करी है उसमें कुछ ऐसा घुलने वाला है, तो रिवर उसको घोल लेगा और निकल लेगा। अगर कोई जंग खाने वाला है तो रिवर उसको जंग लगाएगा विद वाटर एंड एयर इफेक्ट, हवा और पानी के असर से। अगर कोई फेरस ऑब्जेक्ट है यानी जिसमें आयरन का मटेरियल है उसमें रिवर जंग लगाएगा, फिर वो जंग उस पत्थर को कमजोर करेगा और फिर वो रिवर उसको अपने साथ कैरी कर लेगा। सो दिस इज हाउ कोरोजन एंड सॉल्यूशन इज डन बाय रिवर। अब एक और जो रिवर इरोजन का तरीका है वो है हाइड्रोलिक एक्शन। पानी का खुद भी वेट होता है, तो अगर पानी के बड़े बड़े स्प्लैशेस अगर किसी ऑब्जेक्ट को मारे तो उस पर इफेक्ट होगा। सेम थिंग डन बाय रिवर कि वो बड़े बड़े पत्थरों से बार बार टकरा रहा होता है, उसके बड़े बड़े गशेस जो हैं वो बार बार स्टोन्स को मार रहे होते हैं, बेटा चल तू चलना। तो फाइनली वो बड़ा बड़ा स्टोन का बोल्डर भी बोलता है इतना बोल रहा है तो चलता हूं, और जाता भी कैसे है, बेचारा टूट के चला जाता है। क्या इश्क है, हम टूट के तेरे साथ चलेंगे। अगला जो रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका है वो है यूजिंग अट्रिशन, यानी जो बड़े बड़े बोल्डर्स या छोटे छोटे बोल्डर्स हैं वो रिवर के साथ कोई धीरे मूव कर रहा है, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा धीरे जाएगा, छोटा है तो थोड़ा स्पीड में जाएगा, तो ये छोटे वाले बड़े वाले को मार रहे होते हैं, बे तू धीरे क्यों चल रहा है, और मार के आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा कोई छोटा था फिर मारता है, वहीं ये छोटा वाला जब मारता है तो खुद भी मार खाता है, भाई चक्कर आ गया, बड़े वाले से ठोक दी हमने। तो इस वजह से दे बोथ कोलाइड विथ ईच अदर, छोटे बड़े बड़े छोटे सब आपस में वो रिवर मूवमेंट के दौरान कोलाइड कर रहे होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एट्रिशन, और ये आपस में कोलाइड करके ही टूटते हैं। दिस वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज एट्रिशन। टूट टूट के हल्के हो जाते हैं और रिवर के लिए कैरी करना आसान हो जाता है। तो मित्रों हमारा अगला टॉपिक है कोर्सेज ऑफ रिवर। आमतौर पे रिवर्स को 3 कोर्सेज में बांटा जाता है। देयर आर मे बी फ्यू रिवर्स जिनमें ये डिवीजन संभव ना हो, बट आमतौर पे मोस्टली। चलिए आते हैं इस मोस्टली वाले टॉपिक पे। तो मोस्टली में जो पहला कोर्स हो जाता है ये है अपर कोर्स, यानी माउंटेनस रीजन से जब कोई रिवर बहती है तो वो जब तक प्लेन में नहीं पहुंचा है, यानी जब तक उसका स्लैंट हाइट है, वो अपर कोर्स है। इस दौरान भाई साहब रिवर दौड़ रहा होता है, इट नेवर स्टॉप्स, इट जस्ट कीप्स रनिंग। बहुत स्पीड होता है, हाईएस्ट स्पीड कह सकते हो, और जबरदस्त कटिंग कर रहा होता है। जो सामने आता है वही भाई साहब इसके लपेटे में आ जाता है। तो इट डज लॉट्स ऑफ अंडर कटिंग ड्यूरिंग दिस वेरी एज, यानी वर्टिकल कटिंग जो है वो मोस्टली इस एज के दौरान एक्टिव तौर पे रिवर के द्वारा किया जाता है। अब जब रिवर यहां लगातार वर्टिकल कटिंग कर रही होगी तो ये गॉजेस का निर्माण करेगा, वैलीज का निर्माण करेगा। तो जी हां, इसी एज के दौरान रिवर्स अधिकांश वी शेप्ड वैलीज का निर्माण करती है।
जिस एरिया से अगर रिवर फ्लो कर रही है वहां जो स्टोन स्ट्रक्चर है यानी जिस सतह पे ये फ्लो कर रही है वो बहुत रेजिस्टेंट है, तो रिवर को साइड कटिंग का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता है। ऐसे में बेहद स्टीप गॉर्जेस, बेहद गहरे गहरे गॉर्जेस बनते हैं। जैसे इंडस गॉर्ज इन कश्मीर बहुत गहरा है, इट्स लाइक अलग ही कुछ एक नजारा होता है। बोला रिवर इतना काट के गई है, बट हाँ सबूत और जो भी जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो ऐसा ही बताते हैं। इसी दौरान कुछ और घटनाएं घटती हैं, जैसे रिवर कैप्चर हो गया या रिवर पायरेसी भी इसको कहते हैं। रिवर कैप्चर या रिवर पायरेसी बहुत इजी टर्म है, बस ऐसा समझ लो कि एक ही माउंटेन है और इसके दोनों स्लोप से दो अलग अलग रिवर्स फ्लो कर रही हैं। उनमें से एक रिवर ने इतना अंडर कटिंग किया कि किसी तरीके से माउंटेन इस तरह टूटा कि जो अदर साइड रिवर फ्लो कर रहा है वो उधर ना फ्लो करके इसी रिवर में कहीं किसी तरीके से मैच हो जाए, यानी उसका वाटर इसी रिवर में आने लगे। दिस वेरी थिंग इज कॉल्ड एज रिवर कैप्चर, या ब्रो इट इज कॉल्ड एज रिवर पायरेसी, पायरेट्स ऑन द मूव। ऑल्सो यंगर रिवर फॉर्म्स द रैपिड्स, कैटरैक्ट्स या वाटरफॉल्स। अब रैपिड, कैटरैक्ट या वाटरफॉल कह लो तो सब वाटरफॉल ही है, बस अलग अलग कंडीशंस में बनते हैं। बेसिक ये समझ लो कि एक हार्ड रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है। जब रिवर हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक की ओर आया तो उसको ज्यादा कटिंग करेगा, तो हार्ड रॉक ऊपर रह जाएगा, सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है वो कट कट के साफ हो जाएगा। तो पानी जो दिखेगा, अरे भाई साहब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं वो नीचे था ही। तो असल में वहां हुआ क्या था कि द हार्डर पार्ट रिमेन एज इट वॉज और जो सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा है वो सोल्यूशन में, अंडर कटिंग में फ्लो आउट कर गया। एंड व्हाट वी सी टुडे इज अ ब्यूटीफुल, चार्मिंग, सुंदर सुंदर वाटरफॉल। एंड दीज वेरी हैव डिफरेंट नेम्स, कहीं कैटरैक्ट और कहीं रैपिड्स बन जाते हैं। माउंटेन्स के किनारे बहुत छोटे छोटे अगर सॉफ्ट और हार्ड रॉक वाले सर्फेसेस आ रहे हैं तो ये कैटरैक्ट और रैपिड भी बना देते हैं। अब छोड़ो रिवर के जवानी के दिन, और अब अपना रिवर मैच्योर हो गया है, समझदार हो गया भाई, मिडिल एज आ गया है रिवर का। तो मिडिल एज में रिवर वर्टिकल कटिंग के बजाय लैटरल कटिंग पे ज्यादा ध्यान देगा। बोला क्या नीचे खुदाई करते रहूं, किनारों वालों को कौन साफ करेगा। सो रिवर स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। मोस्टली वी सी दिस सीन इन प्लेन्स। अभी अपने तरफ गंगा देखो क्या फैली रहती है, हमने पानी निकाल निकाल के गंगा को छोटा कर दिया, अदरवाइज इट वॉज वेरी वाइड रिवर, बहुत चौड़ा था। ब्रह्मपुत्रा का एग्जाम्पल ले लो, अभी ब्रह्मपुत्रा अगर चाइना में जो डैम बना रहा है अगर वो बन जाता है देन द ब्रह्मपुत्रा विल मोस्टली लाइक अ नॉर्मल सीजनल स्ट्रीम, ऐसा ही कुछ ब्रह्मपुत्रा रह जाएगा। बट दे आर नॉट लाइक सो, ओके। तो ये फैले हुए थे, लोग पुराने लोग याद करेंगे उनको, हम याद कर रहे हैं। तो रिवर अपने मोस्टली जो मिडिल एज में है ये साइड कटिंग करेगा, मियांडरिंग करता है, यानी रिवर सांप की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि रिवर का जो स्पीड है सीधा काटने की, जो स्ट्रेट जो रिवर आगे बढ़ रहा होता है उसके लिए थोड़ी ज्यादा ताकत चाहिए होती है, तो वो शायद ताकत धीरे धीरे घटने लगती है। एंड दैट इज हाउ रिवर टेक्स द इजी रूट्स, इजी शेप्स। तो उस वजह से रिवर स्टार्ट्स मियांडरिंग और वो सांप जैसा दिखता है। कभी कभी ये फोर्सेस इधर की उधर हो जाती हैं एंड द मियांडरिंग जो कटा हुआ है किनारे से वो पीछे छूट जाता है एंड इट टेक्स द शेप ऑफ ऑक्सबोल लेक, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरी थिंग्स मिडिल एज में। आइए रिवर के बुढ़ापे पे आते हैं। अब इसमें रिवर बनाएगा भाई साहब फ्लड प्लेन, बहुत मटेरियल है इसके पास। मिडिल एज में क्या करता था कि रिवर कैरी भी करता था और थोड़ा थोड़ा डिपोजिट भी करता था, पर अब जब ये ओल्ड एज में आ जाएगा सो इट विल मोस्टली डू द डिपोजिशनल वर्क। अब ज्यादा ही उठाएगा नहीं, इसके पास उठाने का उम्र है नहीं, दादाओं को ज्यादा दे दोगे तो वहीं रह जाएंगे, तो दादाजी हैं। सो नाउ रिवर मेक्स फ्लड प्लेन्स, यानी अब रिवर इतना डिपोजिशनल मटेरियल अपने साथ लेके आया है कि अब इसको स्प्रेड आउट करेगा, फ्लड प्लेन का निर्माण करेगा। ऑक्सबो लेक्स अब ज्यादा बनने लगेंगे क्योंकि मियांडरिंग का भाई अब इफेक्ट उतना ताकत भी अब नहीं रहा है, तो रिवर कहीं भी ऑक्सबो लेक बना देगा। बोलो भाई अब रैंड दे, अब बन जा ऑक्सबो लेक। उसके बाद इस एज में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है डेल्टास। जब रिवर अपने एंड पे आ रही होती हैं, रिवर जब समुद्र से मिल रही होती हैं, देन वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट थिंग दे क्रिएट इज कॉल्ड एज डेल्टा। रिवर का जो पानी है वो बहुत से हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी छोटी छोटी रिविलेट्स कह लो उस टाइप की बनाने लग जाती है, छोटी छोटी गलियां सी, क्योंकि असल में इतना डिपोजिशनल मटेरियल होता है, दे स्टार्ट्स अकोमुलेटिंग इन बिटवीन, तो खुद पानी को उनमें से जाने का जगह नहीं मिलता है, तो पानी छोटे छोटे हिस्सों में बट के आगे बढ़ती है और जो वो हिस्से बीच में बनती है वहां वो जो मटेरियल लाई है वो वहां वो डिपोजिट करने लगती है। एंड दैट्स व्हाई दे स्प्रेड टू द लॉन्ग रीजन्स, बहुत दूर तक ये फैल जाती हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज सुंदरबन डेल्टास।
इतना है कि बहुत बड़ा हिस्सा तो जमीन का रिवर नहीं बना दिया, एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो इट इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, आई मीन रिवर का। रिवर न सिर्फ जीवन दे रही है, न सिर्फ हमारे लिए हर तरह का सुविधा उपलब्ध करा रही है जो जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमें और जमीन भी दे रही है। जो आप डेल्टा सिस्टम जहां भी देखते हैं, इट गिव्स अस एडिशनल लैंड बाय कैप्चरिंग द सी स्पेस। ठीक है, तो ये कमाल का एक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रिवर क्रिएशंस है। पर हर जगह जहां रिवर समुद्र से या ऐसे किसी सोर्स में जाके मिल रही होती है जहां वो खत्म हो रही होती है, तो जरूरी नहीं है वो डेल्टा ही क्रिएट करे। डेल्टा क्रिएशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिवर के पास सेडिमेंट तो होना चाहिए, मस्ट है। सेडिमेंट होगा तब तो डेल्टा बनाएगा, तब तो वो कुछ डिपॉजिट करेगा। तो पहला फैक्टर ये है कि रिवर के पास सेडिमेंट होना चाहिए। दूसरा, रिवर का जहां पे सेडिमेंटेशन हो रहा है वो एरिया शेल्टर्ड होना चाहिए किसी भी तरह के टाइड से, यानी वो अगर टाइडलेस एरिया है तो ज्यादा बेहतर डेल्टास का निर्माण होगा, क्योंकि बार बार हाई टाइड और लो टाइड आने की वजह से वो रिवर का जो मटेरियल है वो अपने साथ बहा के समुद्र में लेके चला जाएगा, एंड द डेल्टा वोंट बी मच ऑफ इफेक्टिव थिंग देयर। दूसरा जो है वो समुद्र बहुत ज्यादा अचानक गहरा ना हो, जहां रिवर मिल रहा है अचानक बहुत ज्यादा गहरा है वहां समुद्र, तो सारा मटेरियल तो समुद्र में गिर जाएगा, इट वोंट बी एबल टू स्टे ऑन द सरफेस। तो रिवर अगर शैलो है, शैलो वाटर्स हैं, देन अ मच बेटर डेल्टा सीन इज फॉर्म्ड देयर। ठीक है, तो रिवर का समुद्र का शैलो होना भी एक कारण है वहां पे। कोई भी बीच में बड़ा लेक नहीं होना चाहिए रिवर के रास्ते में, ताकि क्योंकि अगर बड़ा लेक आएगा देन मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स विल बी डिपॉजिटेड देयर इटसेल्फ, तो फिर उधर वैसे भी इफेक्ट नहीं होगा। नाउ द लास्ट नीडेड कंडीशन इज कि जिधर रिवर डेल्टा बना रही होगी उधर समुद्र का कोई करंट नहीं पास करना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग करंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ द स्ट्रॉन्ग करंट विल बी देयर, हाउ द रिवर विल बी एबल टू डिपॉजिट इट्स मटेरियल्स। वो करंट अपने साथ लेके चला जाएगा, सो द डेल्टा वोंट बी एबल टू फॉर्म। सो दीज आर द फैक्टर्स यू शुड कंसिडर, यू शुड कीप इन माइंड। ऑल्सो द डेल्टा फॉर्मेशन कुछ खास शेप में भी होते हैं, जैसे एक बर्ड फुट डेल्टा होता है, यानी ऐसा दिखेगा मानो बर्ड का फुट है उधर। रिवर मिसिसिपी ऐसा बनाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लो। एक है आर्कुएट यानी फैन शेप, ऐसा लगेगा फैन के जैसा डेल्टा है, पंखा है, वो जो चाइनीज पंखा होता है वैसा आर्कुएट। और ये बनाती है मेकोंग डेल्टा, या गैंजीज हमारी जो गंगा नदी है वो भी, या नील भी, नील रिवर जो उधर इजिप्ट वगैरह से क्रॉस करता है वो भी इसी तरह का डेल्टा फॉर्म करता है। इट लुक्स लाइक चाइनीज फैन, ठीक है, वैसा बताने के लिए उधर फैन, वैसा फैन हमारे तरफ भी बनता है। और एक और टाइप होता है एशोरीन। एशोरीन वो जगह है जहां डेल्टा बन ही नहीं पाता है प्रॉपरली, यानी रिवर जो है वो इस तरह से समुद्र से मिला है कि कुछ रिवर का पानी समुद्र में, कुछ समुद्र का पानी रिवर में, इस तरह से घुल मिल गए हैं कि डिपोजिशनल मटेरियल को इस तरह से स्पेस ही नहीं मिला कि भाई हम डेल्टा जैसा बनाएं। तो ऐसे कंडीशन को एशोरीन रिवर कंडीशन कहते हैं, एशोरीन डेल्टा कहते हैं। अगला है रिवर रिजुविनेशन। इसके अंडर रिवर का जो स्पीड है वो फिर से बढ़ जाता है। बेसिक आइडिया इतना ही है कि रिवर रिजुविनेशन में वाटर स्पीड बढ़ेगा तो रिवर का जो स्ट्रेंथ है मटेरियल को कैरी करने का, जो सेडिमेंट्स है उसको कैरी करने का, ये बढ़ेगा। तो बेसिकली रिवर रिजुविनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब ये किस तरीके से हो सकता है, तो ये हो सकता है कि अंडर कटिंग इस तरह हुआ कि स्लोप ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो रिवर और ज्यादा फोर्स से नीचे जाएगा, तो ये एक तरीका है कि रिवर और ज्यादा स्ट्रांग करंट के साथ आगे बढ़े, तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिवर रिजुविनेशन, यानी रिवर यहां और स्ट्रांग हो गया। अदर तरीका हो सकता है कि समुद्र किसी वजह से पीछे हट जाए, कोई भूकंप आया, कुछ आया हुआ, वहां अचानक नया जमीन निकल गया तो समुद्र पीछे हट गया, तो रिवर को नया स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं रिवर रिजुविनेशन के। अब समझ लेते हैं कि ह्यूमन एस्पेक्ट क्या है रिवर के साथ। तो ह्यूमंस को अगर किसी ने जीवनदायी तौर पे सींचा है तो वो रिवर्स ही है। अधिकांश सिविलाइजेशन जो है वो रिवर्स के किनारे ही हुए हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग के सारे सिविलाइजेशन रिवर्स के किनारे हुए, बाद में हम इतने ताकतवर हुए कि रिवर के रिसोर्सेज को हम दूर तक पुल कर सकते हैं, तो वी स्टार्टेड सेटलिंग फ्रॉम इन द रीजन्स विच आर फार अवे फ्रॉम द रिवर्स। ऑल्सो वी यूज रिवर्स फॉर नेविगेशन। हम नेविगेशन के लिए रिवर का इस्तेमाल करते हैं। शिप्स हो गए, बोट्स हो गए, कई बार रिवर्स में बोट शिप्स भी ट्रैवल करती हैं। रिवर्स को हम फिशिंग के लिए, अपने एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज देम टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वी यूज देम टू कंट्रोल आर इरिगेशन सिस्टम। हम वाटर सिस्टम उससे निकालते हैं। आज हम ड्रिंकिंग वाटर में भी रिवर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा वाटर्स को है वो ड्रिंकिंग की ओर फैसिलिटेट कर रहे हैं, वाटर को उठा के सिटीज़ की ओर सप्लाई के लिए भेजते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह से हम ह्यूमंस रिवर्स का भाई साहब जम के इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस तरह से यूज करते हैं कि उसको आज पोल्यूट कर रहे हैं, आज रिवर्स को हम डिटोरिएट कर रहे हैं, कई रिवर्स को तो उसके अंत तक ले आए हैं। इट्स नॉन लिवेबल। यमुना दिल्ली में नॉन लिविंग रिवर हो चुका है, ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, बस क्या कहें। चलिए इसी के साथ हम इस चैप्टर के अंत पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई साहब इस चैप्टर को भी एक बार खुद से रिवाइज करिए, आसानी होगी, अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।